इस कहानी की शुरुआत होती है स्कॉटलैंड के हाईलैंड से, एक ठंडी खामोश जगह जहां एक रूम के अंदर जेमी नाम का एक छोटा सा बच्चा और उसके साथ कुछ और बच्चे टीवी देख रहे होते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अचानक से बाहर तेज इमरजेंसी सायरन्स बजने लगते हैं। सायरन की आवाज इतनी लाउड होती है कि बच्चे घबरा जाते हैं। तभी जेमी की मदर एक बेबी को गोद में उठाए हुए कमरे के अंदर आती है। वो सब बच्चों को वार्निंग देती है, कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, मूव नहीं करेगा। इतना कहकर वो दरवाजे को लॉक करती है और जल्दी से बाहर चली जाती है। कुछ ही सेकंड्स बाद बाहर से अजीब और हॉरिफाइंग आवाजें आनी शुरू हो जाती है, जैसे कोई चीज दरवाजे को स्क्रैच कर रही हो, चीख रही हो। ये आवाजें सुनकर सारे बच्चे डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं। जेमी का डर और ज्यादा बढ़ जाता है। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है और अपने फादर को आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। और टैब एक जबरदस्त झटके के साथ दरवाजा टूट जाता है। दरवाजा टूटे ही इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज रूम के अंदर घुस आते हैं। उनकी आंखों में सिर्फ भूख होती है। वो बिना किसी रहम के बच्चों पर अटैक कर देते हैं और एक एक करके उन्हें मारने लगते हैं। ये सीन इतना ब्रूटल होता है कि जेमी शॉक में आ जाता है, लेकिन किस्मत से जेमी दरवाजे के पीछे छुपा होता है, इसलिए वो बच जाता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर निकलता है और जो वो देखता है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है। वो अपनी माँ को देखता है जिसके ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर रहा होता है और उसके सामने ही उसकी माँ को मार दिया जाता है। जेमी टूट जाता है। वो घर के अंदर रो रो कर कोलैप्स हो जाता है और उसके सामने उसके रिलेटिव्स एक एक करके ज़ॉम्बीज के हाथों मर रहे होते हैं। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां दुनिया खत्म हो चुकी होती है और एक छोटा सा बच्चा सिर्फ जिंदा रहने के लिए लड़ रहा होता है। और जो लोग इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं वो धीरे धीरे पूरी तरह ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होते जा रहे होते हैं। जेमी किसी तरह उस हेल जैसे घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बाहर का सीन अंदर से भी ज्यादा हॉरिफाइंग होता है। हर तरफ सिर्फ इन्फेक्टेड लोग ही इन्फेक्टेड लोग। सड़कों पर, बिल्डिंग्स के पास, हर जगह सिर्फ केओस। टैब जेमी को अचानक अपने फादर याद आते हैं जो उस वक्त चर्च में होते हैं। बिना एक सेकंड वेस्ट किए जेमी सीधा चर्च की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है उससे एक और बड़ा शॉक मिलता है। जेमी का फादर, जो खुद एक चर्च फादर प्रीस्ट होता है, अब ये मान चुका होता है कि इन्फेक्टेड लोग कोई बुराई नहीं है। उसका मानना होता है कि ये सब गॉड का प्लान है, ये उनका जजमेंट है। वो जेमी को अपना क्रॉस देता है और कहता है, बस गॉड पर फेथ बनाए रखना। और उसी वक्त इन्फेक्टेड लोग चर्च के अंदर घुस आते हैं। जेमी डर के मारे एक कोने में छुप जाता है, लेकिन उसका फादर वही खड़ा रहता है। नेक्स्ट मोमेंट सारे इन्फेक्टेड उस पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही सेकंड्स में जेमी के फादर को भी ज़ॉम्बी बना देते हैं। ये पूरी तबाही हुई होती है रेज वायरस की वजह से। यूरोप ने किसी तरह इस वायरस को अपने एरियाज में फैलने से रोक लिया होता है और यूके को पूरी दुनिया से आइसोलेट कर दिया जाता है। यूके अब एक डेड जोन बन चुका होता है। नो हेल्प, नो रेस्क्यू, नो रूल्स। जो लोग जिंदा बचे होते हैं अब उन्हें सिर्फ खुद पर ही डिपेंड करना होता है। और फिर कहानी सीधा 28 साल आगे जंप करती है। एक नया वक्त, एक नई दुनिया और कुछ बचे यूं लोग जो अभी भी जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। जो बचे हुए लोग होते हैं वो सब लिंडीस्फान आइलैंड पर रह रहे होते हैं, एक ऐसा आइलैंड जो चारों तरफ समंदर से घिरा हुआ होता है। और आज का दिन उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि आज स्पाइक नाम का एक लड़का पहली बार इन्फेक्टेड मॉन्स्टर्स का सामना करने जाने वाला होता है। ये उसकी फर्स्ट रियल ट्रेनिंग होती है। उसका फादर जेमी रोज की तरह सुबह का ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा होता है, लेकिन तभी ऊपर से उसकी बीमार वाइफ इज़ला की चीखने की आवाज आती है। जेमी और स्पाइक फौरन ऊपर भागते हैं। जैसे ही इज़ला को पता चलता है कि आज उसका बीटा स्पाइक पहली बार डेंजरस ट्रेनिंग पर जा रहा है, वो गुस्से में आ जाती है और अपने हस्बैंड को बुरी बुरी गालियां देना शुरू कर देती है। लेकिन ये गुस्सा ज्यादा देर नहीं रहता, क्योंकि इज़ला एक सीरियस प्रॉब्लम से गुजरी होती है।
उससे मेमोरी लॉस होता है। कभी वो बातें भूल जाती है, कभी ये भी याद नहीं रहता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। कुछ देर बाद स्पाई की मुलाकात सैम से होती है, जो उससे एक नया बो और एरोज गिफ्ट करता है ताकि वो अपनी ट्रेनिंग में इस्तेमाल कर सके। और फिर जेमी और स्पाइक ट्रेनिंग के लिए निकलते हैं। पूरा विलेज तालियों से उनका वेलकम करता है। लॉक स्पाइक को ब्लेसिंग्स देते हैं क्योंकि आज वो एक बॉय से फाइटर बनने जा रहा होता है। जब ये दोनों सिटी गेट के पास पहुंचते हैं तो वहाँ की लीडर जेनी उन्हें रोककर एक इम्पोर्टेंट बात समझाती है। वो क्लियर वर्ड्स में कहती है कि गेट के बाद का एरिया बिल्कुल सेफ नहीं है और यहीं से स्पाइक की जिंदगी का सबसे डेंजरस फेज शुरू होने वाला होता है। जेनी उन्हें क्लियर वार्निंग देती है, जो भी आइलैंड से बाहर जाता है अगर वो खुद चलकर वापस आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर कोई रिटर्न ना करे तो हम उसे ढूंढने कभी नहीं जाते। ये यहाँ का रूल है। हम पहले ही बहुत लोग खो चुके हैं। इस वार्निंग के बाद बाप और बेटा आगे बढ़ते हैं। वो एक पतला सा पाथवे क्रॉस करते हैं और फाइनली मेनलैंड पर पहुंच जाते हैं। चलते चलते जेमी अपने बेटे स्पाइक को सर्वाइवल के सारे रूल्स समझाता रहता है, कौन सा साउंड डेंजरस है, कब शूट करना है और कब छुप रहना है। थोड़ी ही देर में वो एक ब्रिज क्रॉस करते हैं और फिर डेंस जंगल के अंदर एंटर कर जाते हैं। यहाँ हर चीज डेड साइलेंस में होती है, हर कदम पे डेंजर। अचानक उन्हें एक रेंगता हुआ इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी दिखाई देता है। जेमी स्पाइक को समझाता है, ये क्राउलिंग इन्फेक्टेड होते हैं, स्लो जरूर होते हैं लेकिन उतने ही खतरनाक भी होते हैं। स्पाइक एम लेता है और एक ही परफेक्ट शॉट में उस ज़ॉम्बी को गिरा देता है, लेकिन तभी पीछे से एक और इन्फेक्टेड आ जाता है। इस बार जेमी रिएक्ट करता है और एरो से उसे भी खत्म कर देता है। एरो की आवाज सुनते ही आसपास के जंगल से और भी इन्फेक्टेड निकल आते हैं। सिचुएशन डेंजरस हो जाती है। जेमी बिना पैनिक किए एक के बाद एक सबको एलिमिनेट करता है, लेकिन जब सिर्फ आखिरी ज़ॉम्बी बच जाता है, स्पाइक अचानक बोलता है, पापा इसे छोड़ दो। स्पाइक की ये बात सुनकर जेमी इमोशनली प्राउड फील करता है। उससे लगता है कि उसका बेटा सिर्फ फाइटर नहीं, इंसानियत भी समझता है। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत घास का मैदान देखते हैं। हर तरफ ग्रीनरी और वहाँ काफी सारे एनिमल्स फ्रीली घूम रहे होते हैं, जैसे ये जगह अभी तक इस अपोकलिप्स से सेफ रही हो। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं होता और यही से कहानी और ज्यादा डार्क और इमोशनल टर्न लेने वाली होती है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुराना सा घर नजर आता है। उस घर के बाहर एक इन्फेक्टेड उल्टा लटका हुआ होता है और उसकी बॉडी पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। जेमी सिचुएशन को देखकर अंदाजा लगाता है, लगता है किसी ने इसे पहले जिंदा पकड़कर यहाँ छोड़ दिया था और बाद में ये इन्फेक्टेड बन गया। जेमी स्पाइक की तरफ देखता है और कामली कहता है, माय सन, अब तुम्हें खुद शूट करना होगा, ये तुम्हारा मोमेंट है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो इन्फेक्टेड बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा होता है। उसकी मूवमेंट देखकर स्पाइक के हाथ कांपने लगते हैं। डर की वजह से वो एरो फायर नहीं कर पाता और तभी वो इन्फेक्टेड अचानक खुद को आजाद कर लेता है और उन पर अटैक करने ही वाला होता है। बिल्कुल लास्ट सेकंड पर स्पाइक अपना फियर कंट्रोल करता है, एम लेता है और एरो सीधा टारगेट पर लगता है। इन्फेक्टेड वही गिर जाता है। ये देखकर जेमी के चेहरे पर रिलीफ और प्राइड दोनों होता है। उससे यकीन हो जाता है कि स्पाइक अब सिर्फ बच्चा नहीं रहा। आगे चलकर रास्ते में उन्हें एक जानवर की आधी खाई हुई बॉडी मिलती है। स्पाइक जब ऊपर देखता है तो उस जानवर का आधा खाया हुआ सर पेड़ पर लटका होता है। ये सीन देखकर जेमी का फेस सीरियस हो जाता है। वो धीमी आवाज में कहता है, ये काम सिर्फ अल्फा ज़ॉम्बीज कर सकते हैं। मतलब अब डेंजर नेक्स्ट लेवल पर जा चुका था। जेमी तुरंत स्पाइक को वार्निंग देता है, बिल्कुल आवाज मत करना, बस मेरे पीछे पीछे चलना। दोनों बिल्कुल छुप छाप आगे मूव करते हैं और जब थोड़ी देर बाद वो एक खुले घास के मैदान में पहुंचते हैं तो जो मंजर उनके सामने होता है वो अनइमेजिनेबल होता है। उनके सामने अल्फा ज़ॉम्बीज की पूरी आर्मी खड़ी होती है।
और बिल्कुल बीच में उनका लीडर खड़ा होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा ब्रूटल। ये देखकर बाप और बेटा दोनों समझ जाते हैं, यहाँ से अगर एक भी गलती हुई तो वापस जाने का कोई चांस नहीं बचेगा। और यही से कहानी और ज्यादा इंटेंस, डेंजरस और इमोशनल होने वाली होती है। अल्फा ज़ॉम्बीज़ को देखते ही जेमी और स्पाइक जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग पड़ते हैं। और यहाँ सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि भागते भागते भी जेमी अपने बेटे को ट्रेनिंग देता रहता है। वो स्पाइक को बताता है रन करते हुए एम कैसे लेना है और एरो कब रिलीज करना है। दोनों भागते हुए अन अल्फा ज़ॉम्बीज़ पर एरोस फायर करते जाते हैं ताकि उनका डिस्टेंस थोड़ा कम हो सके। आखिरकार ये दोनों एक अबैंडन घर तक पहुंच जाते हैं। घर के अंदर जाते ही उन्हें एक एटिक मिलती है जहां बाबीता छुप जाते हैं। अल्फा ज़ॉम्बीज़ उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन घर के बाहर रुक जाते हैं, जैसे शिकार का पेशेंटली वेट कर रहे हो। वक्त गुजरता जाता है, कई घंटे बीत जाते हैं। इसी दौरान जेमी धीमी आवाज में स्पाइक को समझाता है, माय सन, ये अल्फा ज़ॉम्बीज़ सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं, बहुत स्मार्ट भी होते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह सोचते हैं। वो आगे कहता है, इनका साइज भी ज्यादा होता है और एक को गिराने के लिए बहुत सारे एरोज लगते हैं। फिर जेमी एक और सीरियस बात बताता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हमारे एरोज खत्म होने वाले हैं, इसलिए अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, यही छुप कर वेट करना। रात का अंधेरा गहरा हो चुका होता है। टैप स्पाइक नोटिस करता है कि बाहर एक आदमी अंधेरे में चल रहा होता है, बिल्कुल उस रास्ते पर जो आइलैंड की तरफ जाता है। जेमी धीरे से कहता है, डरने की जरूरत नहीं, ये हमारे लोग हैं। वो एक्सप्लेन करता है, रात के वक्त पेट्रोलिंग होती रहती है ताकि कोई इन्फेक्टेड आइलैंड तक ना पहुंच सके। इसी बीच स्पाइक दूर कहीं आग जलती हुई देखता है। वो हैरान होकर अपने फादर से पूछता है, पापा, वहाँ आग क्यों जल रही है? और यही से कहानी एक नया टर्न लेने वाली होती है, जहाँ सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही नहीं, इंसानों के राज भी सामने आने वाले होते हैं। जेमी इस बात को इग्नोर कर देता है और टॉपिक चेंज कर देता है। रात हो जाती है और जब स्पाइक सो जाता है, उससे एक बहुत अजीब और डिस्टर्बिंग ड्रीम आता है। उस सपने में उसकी माँ पानी में डूब रही होती है और उसके चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ घूम रहे होते हैं। स्पाइक घबराकर नींद में ही हिलता है। तभी जेमी उससे जगा देता है, क्योंकि पूरा घर जोर जोर से कांप रहा होता है। बाहर देखा जाए तो जानवरों का एक पूरा झुंड भाग रहा होता है और उनकी भागदौड़ से जमीन हिल रही होती है। जेमी समझ जाता है कि ये जगह अब सेफ नहीं है। वक्त जाया किए बगैर बाप बेटा उस घर से बाहर निकल जाते हैं और अगले हाई मोमेंट घर की छत धड़म से गिर जाती है। जेमी को पूरी तरह रियलाइज हो चुका होता है कि इस आवाज ने ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट कर दिया होगा, इसलिए वो स्पाइक का हाथ पकड़कर सीधा आइलैंड की तरफ भागता है। रात के वक्त आइलैंड का रास्ता पानी से भर जाता है, लेकिन पानी ज्यादा गहरा नहीं होता। दोनों पानी के अंदर से गुजरते हुए सोचते हैं, शायद हम बच गए। लेकिन तभी सब कुछ बदल जाता है। दूर पहाड़ की चोटी पर एक अल्फा इन्फेक्टेड खड़ा होता है, जो उन्हें देख लेता है, और अगले हाई मोमेंट वो अल्फा ज़ॉम्बी बिना किसी कपड़ों के उनके पीछे फुल स्पीड में दौड़ पड़ता है। जेमी और स्पाइक को अभी तक खतरे का अंदाजा नहीं होता कि मौत कितनी तेजी से उनकी तरफ आ रही है। तभी अचानक बहुत सारी बैट्स हवा में उड़कर निकलती है। ये देखकर दोनों को डेंजर का सिग्नल मिल जाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं, अल्फा ज़ॉम्बी उनकी तरफ बिजली की स्पीड से भाग रहा होता है। अब कोई चॉइस नहीं थी, दोनों जान लगाकर भागने लगते हैं। लेकिन भागते भागते स्पाइक का पांव फिसलता है। स्टोरी यही से और ज्यादा इंटेंस होने वाली है। स्पाइक का पैर फिसल जाता है और वो सीधा गड्ढे में गिर जाता है। जेमी बिना एक सेकंड वेस्ट किए अपने बेटे को खींचकर उठा लेता है और दोनों फिर से जान लगाकर भागने लगते हैं। भागते हुए जेमी जोर जोर से चीख रहा होता है, गेट खोलो, जल्दी गेट खोलो। जेमी की आवाज सुनते ही गार्ड्स तुरंत लाइट्स ऑन कर देते हैं। अब आइलैंड के लोग भी उस अल्फा ज़ॉम्बी को देख लेते हैं और बिना रुके उस पर एरोज चलाना शुरू कर देते हैं। एरोज लगने से वो अल्फा थोड़ा लड़खड़ाता जरूर है,
लेकिन उसकी बेइंतहा स्ट्रेंथ की वजह से वो फिर से उठकर उनका पीछा करने लगता है। तभी गार्ड्स एक बड़ा फायर एरो जो आग में जल रहा होता है सीधा उस अल्फा पर शूट कर देते हैं और इस बार वो सीधा नीचे गिर पड़ता है। जेमी और स्पाइक पूरी ताकत लगाकर गेट की तरफ दौड़ते हैं और जैसे तैसे गेट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ जेनी जो आइलैंड की लीडर है तुरंत गेट नहीं खोलती। वो पहले जेमी और स्पाइक की आंखें चेक करती है, ये कंफर्म करने के लिए कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं। जब पूरी तरह श्योर हो जाती है तब जाकर गेट खोला जाता है। उस रात पूरे आइलैंड पर सेलिब्रेशन होती है। लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे स्पाइक ने पहली बार ज़ॉम्बीज़ का सामना किया और कितनी बहादुरी दिखाई। स्पाइक को हर तरफ से प्रेज मिल रही होती है, लोग उसे हीरो की तरह देख रहे होते हैं। लेकिन इतनी भीड़ और शोर स्पाइक को ओवरवेल्म कर देता है। वो चुपचाप वहाँ से बाहर निकल जाता है और जैसे ही वो थोड़ा दूर जाता है स्पाइक देखता है कि लोग उसकी तरफ बेयर पास कर रहे होते हैं। यहाँ से कहानी और ज्यादा डार्क और इमोशनल होने वाली है। बेयर देखकर स्पाइक को उल्टी आ जाती है और वो वही वॉमिट कर देता है और तभी उसकी नजर पड़ती है कि उसका फादर किसी और औरत के साथ है। ये देखकर स्पाइक का दिल पूरी तरह टूट जाता है। बिना किसी से कुछ कहे वो चुपचाप अपने घर लौट आता है जहां सैम उसकी माँ की देखभाल कर रहा होता है। स्पाइक सैम को पूरी रात की कहानी बता देता है और फिर उस आग के बारे में पूछता है जो उसने जंगल में जलती हुई देखी थी। टैप सैम सच बता देता है, वो डॉक्टर केल्सन होगा। अगली सुबह स्पाइक की माँ होश में आती है और सर के दर्द की दवा मांगती है, लेकिन स्पाइक को ये नहीं पता होता कि दवा कहाँ रखी है। तभी जेमी कमरे में आता है, लेकिन स्पाइक उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता। वो बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद स्पाइक हिम्मत जुटा कर जेमी से पूछ ही लेता है, इतने टाइम से तुमने माँ को डॉक्टर केल्सन के पास क्यों नहीं दिखाया? जेमी थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, क्योंकि डॉक्टर केल्सन पागल है। उसके बाद जेमी 15 साल पुरानी एक घटना अपने बेटे को बताता है। वो कहता है कि वो एक दफा एक सर्च पार्टी के साथ उस जगह गया था जहां हजारों लाशें एक सीधी लाइन में सजाई हुई थी। उन लाशों के बीच एक बहुत बड़ी आग जल रही थी। तभी वहां डॉक्टर केल्सन आता है और एक एक करके उन लाशों को आग में डालना शुरू कर देता है। और जाते जाते डॉक्टर केल्सन दूर से हमारी तरफ इशारा करता है। जेमी कहता है कि वो मंजर इतना खौफनाक था कि हम सब जान बचाकर वहाँ से भाग गए। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी स्पाइक रुकता नहीं। वो गुस्से और दर्द में अपने फादर से कहता है, चाहे डॉक्टर केल्सन जितना भी पागल क्यों ना हो, तुम समझते क्यों नहीं हो डैड? मेरी माँ को उसकी जरूरत है। फिर स्पाइक सीधा दिल पर लगने वाली बात बोल देता है, मैं जानता हूँ तुम कुछ नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा उस दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनते ही जेमी का कंट्रोल टूट जाता है और वो स्पाइक को जोर से थप्पड़ मार देता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। स्पाइक बिना कुछ बोले सीधा ऊपर चला जाता है और अपनी माँ के पास चुपचाप बैठ जाता है। जब जेमी ऊपर आता है, स्पाइक अचानक चाकू निकाल लेता है और कहता है, यहाँ से चले जाओ। जेमी आराम से चाकू उसके हाथ से ले लेता है, लेकिन बात और बिगड़ ना जाए इसलिए चाकू वापस उसके हाथ में दे देता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब स्पाइक का फैसला पक्का हो चुका था। वो अपनी माँ इस जगह से किसी भी हाल में ले जाना चाहता था, इसलिए वो अनाज के गोदाम में आग लगा देता है और फिर गेट के गार्ड्स के पास जाकर कहता है, वहाँ आग लग गई है, सबको तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें बुला रहे हैं। जैसे ही सारे गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं, स्पाइक अपनी माँ इज़ला को संभालता है और चुपचाप उस आइलैंड से बाहर निकल जाता है, क्योंकि अब स्पाइक जानता था अगर वो यहाँ रुक गया तो उसकी माँ जिंदा नहीं बच पाएगी। और यही से स्टोरी एक और ज्यादा डार्क और इमोशनल टर्न लेती है। स्पाइक अपनी माँ को डॉक्टर केल्सन के पास ले जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही इज़ला को एहसास होता है कि वो लॉग मेनलैंड तक आ चुके हैं, वो घबरा जाती है। वो डर के मारे जेनी और अपने हस्बैंड को पुकारने लगती है। स्पाइक तुरंत उससे समझाता है, शांत करता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा।
रात हो चुकी थी और थोड़ी दूर चलने के बाद ये लोग एक अबैंडन जगह पर पहुंच जाते हैं। स्पाइक कहता है, माँ आप सो जाओ, मैं यहाँ पहरा देता हूँ। लेकिन काफी देर तक जागते जागते स्पाइक को भी नींद आ जाती है और उसी वक्त एक रेंगने वाला इन्फेक्टेड वहाँ तक पहुँच जाता है। वो पहले स्पाइक के जूतों को चबाने लगता है, शायद उससे लगता है ये कोई कीड़ा है। लेकिन जैसे ही उससे समझ आता है कि ये इंसान है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और जैसे ही वो स्पाइक को काटने वाला होता है, अचानक कोई उसे पीछे से खींच लेता है। सुबह जब स्पाइक की आंख खुलती है, उससे लगता है शायद ये सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन जब वो आसपास देखता है तो वहाँ उस इन्फेक्टेड की लाश पड़ी होती है। स्पाइक हैरान होकर अपनी माँ से पूछता है, लेकिन इज़ला कहती है, मुझे भी नहीं पता ये सब कैसे हुआ। लेकिन फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि असल में इज़ला ने ही उस ज़ॉम्बी को मार दिया था। उसने उस इन्फेक्टेड की खोपड़ी को जोर से पिलर पार मारा और उसकी जान ले ली। इसका मतलब इज़ला जितनी कमजोर दिख रही थी उतनी थी नहीं। वहीं दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो इन्फेक्टेड लोगों से जान बचाकर भाग रहे होते हैं। जितना हो सकता है वो लोग सिर्फ बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन अब सिर्फ जंगल तक नहीं, इंसानों के बीच तक फैल चुका था। सोल्जर्स इन्फेक्टेड लोगों पर गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके बुलेट्स खत्म होने लगते हैं। और क्योंकि यहाँ अल्फा ज़ॉम्बीज अटैक कर रहे थे, तो कुछ सोल्जर्स इन्फेक्टेड होने लगते हैं। अब मजबूरी में बचे हुए सोल्जर्स को अपने ही इन्फेक्टेड साथियों को मारना पड़ता है। आखिरकार सिर्फ 3 सोल्जर्स बचते हैं, जो भागते हुए एक टनल के अंदर घुस जाते हैं और गेट बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने लगते हैं, एक टॉल अल्फा ज़ॉम्बी अचानक उन पर अटैक कर देता है। इस अल्फा ज़ॉम्बी की एक खास बात होती है, ये सर और रीढ़ की हड्डी को निकाल देता है। वो एक सोल्जर पर अटैक करता है और फिर उसी हड्डी से दूसरे सोल्जर को भी मार देता है। ये देखकर तीसरा सोल्जर बहुत ज्यादा डर जाता है और जैसे तैसे टनल से बाहर भाग निकलता है। उधर स्पाइक और इज़ला भी आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन चलते चलते इज़ला को हैलुसिनेशंस होने लगती है। वो स्पाइक को अपना फादर समझने लगती है। इसी दौरान इज़ला की नाक से खून बहने लगता है। खून की स्मेल आते ही एक इन्फेक्टेड वहाँ आ जाता है, जिसे स्पाइक तुरंत मार देता है। लेकिन इतनी ही देर में बहुत सारे इन्फेक्टेड उनका पीछा करने लगते हैं। स्पाइक चलते चलते एरोस चलाता जा रहा था और इन्फेक्टेड को पीछे धकेल रहा था। आखिरकार भागते भागते ये दोनों एक पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं और यहीं से स्पाइक और इज़ला की जर्नी और ज्यादा डेंजरस होने वाली थी, क्योंकि अब सिर्फ इन्फेक्टेड ही नहीं, इज़ला के अंदर छुपा सच भी धीरे धीरे बाहर आ रहा था। स्पाइक और इज़ला एक पुराने गैस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। स्पाइक जल्दी से दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे ही अंदर घुसते हैं, मीथेन गैस की तेज स्मेल उनको सांस लेने नहीं देती और इसी दौरान कई अल्फा ज़ॉम्बीज भी अंदर घुस चुके होते हैं। पर इन्फेक्टेड लोगों की तादाद ज्यादा थी, वो उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी ऊपर से एक हैच खुलता है और वहाँ से बचा हुआ सोल्जर एरिक शाउट करता है, क्विकली हाइड समवेयर। एरिक फिर नीचे कुछ फायर फेंक देता है, जो एक जोर का ब्लास्ट क्रिएट करता है। सारे ज़ॉम्बीज आग में जलकर मर जाते हैं और स्पाइक और इज़ला ने सही जगह छुपकर अपनी जान बचाई। जैसे ही माहौल शांत होता है, ये दोनों बाहर निकलते हैं, पर बाहर आते ही इज़ला को तेज सा दर्द होता है और वो उल्टी करने लगती है। इसी दौरान एरिक आता है और स्पाइक से पूछता है अगले रास्ते का क्या प्लान है। लेकिन स्पाइक अपनी हेल्प खुद करना चाहता था, इसलिए उसने एरिक को कुछ नहीं बताया और इसीलिए बेचारा एरिक स्पाइक की माँ इज़ला को अपनी पीठ पर उठाकर आगे का सफर कंटिन्यू करता है। कुछ दूर आगे चलने पर ये लोग एक जगह रुकते हैं और एरिक अपने फोन पर नेटवर्क चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क अवेलेबल नहीं था। स्पाइक ने पहली बार फोन देखा था, तो एरिक उसको एक्सप्लेन करता है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन अभी ये सिर्फ एक टूल है। एरिक ने यहाँ तक अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो भी दिखाई। बस इतना ही नहीं, फोन की बैटरी खत्म हो गई और एरिक ने फोन फेंक दिया। अब ये तीनों आगे बढ़ने लगे।
रास्ते में इज़रा को कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है और वो अकेली ही आगे चली जाती है। कुछ दूर जाने पर उसको एक पुरानी ट्रेन नजर आती है जहाँ से आवाज आ रही होती है। जब वो अंदर जाकर चेक करती है तब देखती है एक अल्फा ज़ॉम्बी औरत जो एक बच्ची को जन्म दे रही थी। शुरुआत में वो ज़ॉम्बी गुस्से में थी, लेकिन इज़रा ने उसको ऐसे अप्रोच किया जैसे वो हेल्प करने आई हो। इज़रा फिर उस ज़ॉम्बी को बचाने और सपोर्ट करने लगती है। थोड़ी देर बाद एरिक और स्पाइक भी वहाँ पहुँच जाते हैं। इज़रा स्पाइक से कहती है बच्चे की नाल काट दो और फिर बच्चे को पानी से क्लीन करते हैं। लेकिन तभी उस ज़ॉम्बी औरत को होश आता है और वो अटैक करने वाली होती है। इसी वक्त एरिक ने उसको शूट करके किल कर दिया। फिर एरिक बच्चे को भी मारने को कहता है ये इन्फेक्टेड हो सकता है। लेकिन इज़रा और स्पाइक ने बच्चे को बचाया और उससे प्रोटेक्ट करना अपना फर्ज समझा और तभी एक हॉरिफाइंग ज़ॉम्बी का हाथ नीचे आया और एरिक को ऊपर खींच लिया। कुछ ही देर बाद वो इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी एरिक का सर लेकर नीचे कूद गया और ये कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं था, ये अल्फा ज़ॉम्बी का किंग, इनका लीडर था। जैसे ही उसने मरी हुई इन्फेक्टेड औरत को देखा वो गुस्से से पागल हो गया और इनका पीछा करने लगा। स्पाइक ने उसे रोकने के लिए कंटिन्यूअस एरोस फायर किए, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। हाँ, उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हुई, लेकिन डेंजर अभी भी मैक्सिमम था। खैर, जैसे ही ये ट्रेन से बाहर निकले वो अल्फा भी जंप करके पीछा करने लगा। लेकिन उसी वक्त डॉक्टर केल्सन आ गया और उस अल्फा ज़ॉम्बी को टेम्पररीली अनकॉन्शियस कर दिया। फिर डॉक्टर केल्सन ने अपनी स्टोरी रिवील की, मैं पिछले 3 साल से यहाँ हूँ और मैं अपने पूरे बॉडी पर आयोडाइन लगाता हूँ, इसे वायरस का कोई इफेक्ट नहीं होता। और बात करते हुए उसने एरिक का सर अपने पास रखा ताकि वायरस से सेफ रहे। जब स्पाइक ने अपनी मॉम को बचाने की बात की, डॉक्टर ने अपने बोन टेम्पल का इस्तेमाल किया। ये वही जगह थी जहां इन्फेक्टेड और डेड बॉडीज का वायरस स्प्रेड नहीं होता। डॉक्टर केल्सन ने हड्डियां कलेक्ट करके एक टेम्पल जैसी जगह बना दी थी। उसने एरिक का सर एक फर्नेस में डाला और जैसे ही सारा मांस क्लीन हो गया, उसने स्पाइक को स्कल टावर पर सही जगह पर प्लेस करने को कहा। फिर केल्सन ने नई बॉर्न बेबी के बारे में पूरा सीन एनालाइज किया। उसका कहना था प्लेसेंटा ने इस बेबी को वायरस से प्रोटेक्ट कर लिया है। स्पाइक की मॉम ईसा के मेडिकल चेकअप के बाद केल्सन ने डिस्कवर किया ईसा को कैंसर है और वो लास्ट स्टेज पर है। ये सुन के स्पाइक पैनिक हो गया क्योंकि उससे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेकिन ईसा ने उससे काम किया और कहा, माय सन, मैं जानती थी कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उसके बाद ईसा ने स्पाइक की आंखें दूसरी तरफ करते हुए केल्सन को सिग्नल दिया कि वो रेडी है और दर्द बर्दाश्त नहीं करेगी। डॉक्टर केल्सन ने जेंटली समझाया, देखो, हमें याद रखना चाहिए कि इंसान को एक दिन मरना है और वो भी प्यार के साथ, सही जगह और सही वक्त पर। फिर ईसा ने बेबी को स्पाइक को हैंड ओवर किया और अपनी फाइनल जर्नी के लिए डॉक्टर केल्सन के साथ जंगल की तरफ चल पड़ी। स्पाइक ने अपनी मॉम ईसा के साथ बिताए हुए ब्यूटीफुल मोमेंट्स को याद किया, जहां डॉक्टर केल्सन ने उसकी मां को फाइनली दर्द से आजाद कर दिया। कुछ वक्त बाद केल्सन वापस आया ईसा की स्कल लेकर और स्पाइक को दिया, ये लो, इसे सही जगह पर प्लेस करो। स्पाइक ने अपनी मां की स्कल को टावर के सबसे ऊपर रखा, लेकिन उसी मोमेंट अल्फा ज़ॉम्बी वापस आ गया और स्पाइक और केल्सन के पास आ गया। दोनों ग्राउंड बंकर में छुप गए, लेकिन अल्फा ने उन्हें लोकेट कर लिया और कवर हैच को ओपन करने की कोशिश की। अल्फा हैच हिलाने में फेल हुआ और थोड़ी देर के लिए चला गया। स्पाइक और केल्सन को लगा के अब वो सेफ है, लेकिन फिर अल्फा ने वुडन प्लैंक तोड़कर अपना हाथ अंदर घुसा दिया और डॉक्टर केल्सन को ग्रैब कर लिया। वो उसका सर तोड़ने ही वाला था, तभी स्पाइक ने स्लीप सिरिंज निकालकर अल्फा के हाथ पर उससे लगा दिया। अल्फा फिर से अनकॉन्शियस हो गया। इसके बाद स्पाइक ने बेबी को उठाया और अपने आइलैंड की तरफ रुख किया। उसने बेबी का नाम रखा ईशा और एक नोट के साथ बेबी को आइलैंड गेट पार छोड़ दिया ताकि वो जेनी के हाथ में पहुंचे। स्पाइक ने बेबी ईशा को आइलैंड गेट पर छोड़ दिया और नोट भी दिया। उसके डैड जेमी ने वो नोट पढ़ा और समझ गया कि स्पाइक कहीं दूर निकल गया है।
नोट में लिखा था, मैं अब बाहर जा रहा हूँ, जरूरत पार ही तो वापस आ जाऊंगा। डॉक्टर केल्सन पागल नहीं है और ये बेबी भी फुली ह्यूमन है। जेमी को ये देखकर भारी टेंशन हुई और वो अपने बेटे को देखने गेट तक गया, लेकिन फ्लोइंग वाटर इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो ज्यादा दूर नहीं जा सका। 28 दिन बाद हम स्पाइक को मेनलैंड पर दिखते हैं, जहां वो एनिमल्स हंट करके सर्वाइव कर रहा था। तभी एक अल्फा ज़ॉम्बी उसको स्पॉट करता है और अटैक करने आता है, लेकिन स्पाइक ने कूली एक एरो से उसका काम खत्म कर दिया। थोड़ी देर बाद और इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज आ गए। स्पाइक को वहां से एस्केप करना पड़ा। अगला रास्ता रॉक क्लिफ से ब्लॉक था और वहां सिर्फ एक ही अल्फा आया, जिसे स्पाइक ने सेकंड एरो से न्यूट्रलाइज कर दिया। तभी स्पाइक को सिटी की आवाज सुनाई दी और उसको जेमी दिखाई दिया, और वही चाइल्ड जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था अब बड़ा हो गया था। वो स्पाइक की स्किल्स और करेज देखकर कहता है, तुम अमेजिंग हो, तुम मेरी टीम ज्वाइन करोगे? और फिर वो अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करवाता है। जैसे ही स्पाइक और उसकी टीम सिटी में बढ़ते हैं, कुछ और अल्फा ज़ॉम्बीज उनके सामने आ जाते हैं। ये अल्फा ज़ॉम्बीज का आर्मी काफी डेंजरस और ब्रूटल है, लेकिन स्पाइक और टीम के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। एक ही मोमेंट में वो लोग एक एक करके सब अल्फा ज़ॉम्बीज को एलिमिनेट कर देते हैं। फाइटिंग के दौरान टीम के मेंबर्स लाफ कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जैसे ये उनका डेली रूटीन का पार्ट हो। और फाइनली जेमी स्पाइक से कहता है, हमें दोस्त बन जाना चाहिए। स्पाइक फिर उनकी गैंग ज्वाइन कर लेता है और यही मोमेंट फिल्म का ग्रैंड फाइनल है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म की फुल कहानी, थ्रिलिंग, एक्शन पैक्ड और इमोशनल मोमेंट से भरी हुई। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई, कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।